पिछले कुछ दिनों से एक शब्द आपके कानों में लगातार गूंज रहा होगा, टैरिफ। बहुत सारे लोग शायद अब भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। तो साफ साफ समझ लीजिए कि टैरिफ का मतलब है आयात शुल्क। जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए भारत से कोई व्यापारी अमेरिका को 10 लाख रुपए का हीरा भेजता है और अगर उस पर 25% टैरिफ लगाया गया तो वो हीरा अब अमेरिका में 12.5 लाख में बिकेगा। यानी टैक्स सीधा उस वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है। अब यही टैरिफ एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाता है जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर कम शुल्क देता है। इस अन्याय को खत्म करने के लिए ट्रंप ने कहा कि वो भारत पर बराबर का टैक्स लगाएगा। उनके मुताबिक भारत को ईरान और रूस से अपने रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। भारत से अमेरिका में सबसे बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं जाती हैं। ये वही दवाएं हैं जिनको लेकर पहले हमने लंबी कानूनी लड़ाइयों की रिपोर्टिंग देखी है। अब ट्रंप की इस घोषणा के बाद उन सभी उत्पादों पर 25% टैक्स वसूला जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका असर सीधा भारत के व्यापार पर पड़ेगा। जब सामान महंगा होगा तो बिक्री कम होगी और जब बिक्री घटेगी तो इसका असर भारत की जीडीपी तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरे मामले में किसी ने भी भारत की इकोनॉमी को डेड नहीं कहा सिवाय ट्रंप के। और यहीं से शुरू होती है सियासत। राहुल गांधी ट्रंप के इस बयान पर मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, एवरीबडी नॉट डेड, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट। यानी ट्रंप की भारत की अर्थव्यवस्था पर की गई टिप्पणी से राहुल गांधी को खुशी हुई। उन्होंने उसे एक तथ्य मानकर समर्थन भी दे दिया है। लेकिन इसी कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने ट्रंप के बयान को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। उन्होंने इतिहास में झांकते हुए नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के आर्थिक सुधारों की याद दिलाई और कहा कि वर्तमान सरकार ने भी उन सुधारों को आगे बढ़ाया है। ट्रंप के बयान को उन्होंने गलतफहमी बताया। इसी बीच कांग्रेस के एक और नेता कार्तिक चिदंबरम ने इस बहस में नया रंग घोल दिया है। उन्होंने ट्रंप की कूटनीतिक शैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है, ट्रंप एक पारंपरिक राजनेता नहीं है। उनके साथ सामान्य कूटनीति व्यवहार और बातचीत के नियम काम नहीं करते हैं। हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और संयमित बातचीत ही नतीजे होंगे। फिर मैदान में आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में आर्थिक चुनौतियां जरूर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। ट्रंप का यह बयान साफ तौर पर एक डील को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार को अब स्पष्ट लाइन खींचनी चाहिए और अमेरिकी सरकार से यह साफ कर देना चाहिए कि ऐसे अपमानजनक बयान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात पर भी दुख जताया कि जब ट्रेड डील की बातचीत चल रही है तभी अमेरिका ने एक तरफा 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया और जिस भाषा में किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत अमेरिका के संबंधों के ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ट्रेड डील की बातचीत जारी है और दूसरी तरफ सार्वजनिक मंचों से हो रही तीखी टिप्पणियों ने इस डील को और भी कठिन बना दिया है। क्या ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा या फिर ये सब महज एक कूटनीतिक दबाव की रणनीति है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब वक्त ही देगा। राहुल गांधी का यह बयान सुनते ही देश की सियासी फिजा में हलचल मच गई। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ कांग्रेस का मत नहीं था, वो देश की अर्थव्यवस्था पर एक विपक्षी नेता की चिंता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सवाल उठाया, सरकार के समर्थकों ने उनके पुराने वक्तव्य और कांग्रेस के दशक भर के शासनकाल को आईने की तरफ साफ कर दिया। देश को पिछाड़ देने वाली, डुबा देने वाली अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि जब राहुल गांधी खुद उस दौर की बात नहीं करते तब 11 साल पुरानी सरकार पर सवाल उठाना क्या वाजिब है? सरकार की तरफ से जवाब में तर्क दिए गए। प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत की छवि सुधारने में लगे हैं, बड़े बड़े देशों से दोस्ती कर रहे हैं और जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मंदी में झूल रही है
तब भारत एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये दावा सिर्फ राजनीतिक भाषण है या इसके पीछे ठोस आंकड़े मौजूद हैं? वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत की आर्थिक हालात स्थिर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी और 2025-2026 में यह बढ़कर 6.9% हो जाएगी, यानी कि दुनिया की औसत ग्रोथ दर 2.7% है। जब भारत की यह ग्रोथ रेट उसे तेजी से आगे बढ़ते देशों में शामिल करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट और भी ज्यादा उम्मीद जगाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2024-2025 में 7% और 2025-2026 में 7.2% तक पहुंच सकती है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है बल्कि उफान पर है। आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो वो भी यही कहानी दोहराती है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की इकोनॉमी 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। ये आंकड़े भारत की ताकत का संकेत दे रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश की इकोनॉमी डेड हो रही है तो सवाल उठता है, क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति है या जमीनी सच्चाई है? भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर नजर डालना जरूरी है। राहुल गांधी का तर्क है कि यह सेक्टर दम तोड़ रहा है, मगर आंकड़े कुछ और कहते हैं। भारत में इस वक्त 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में 30% योगदान देती है। भारत के कुल निर्यात का 40% इन्हीं उद्योगों से आता है और इसकी वजह से 11 करोड़ लोगों का रोजगार चलता है। आगे का अनुमान कहता है कि अगले साल तक 4 करोड़ लोग और इस सेक्टर में जुड़ सकते हैं। यह महज उम्मीद नहीं है बल्कि एक चलता हुआ औद्योगिक आंदोलन है जो साइलेंट लेकिन असरदार है। राहुल गांधी ने एमएसएमई को लेकर यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोन नहीं देती, समर्थन नहीं देती, जिससे कारोबार नहीं बढ़ता है। लेकिन सरकार का जवाब मुद्रा योजना और इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के आंकड़ों में छिपा है। मुद्रा योजना के तहत अब तक 46 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन दिए जा चुके हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा छोटे और मंझोले कारोबारियों को गया है। कोविड काल में जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई थी उसके तहत 5 लाख करोड़ रुपए का वितरण हुआ है। सवाल यह उठता है कि अगर सरकार इतने प्रयास कर रही है तो फिर राहुल गांधी का बयान क्यों? कहीं ये राजनीतिक विषाद का हिस्सा तो नहीं है या फिर उनकी चिंताएं उस जमीनी सच को दिखा रही हैं जो इन रिपोर्ट्स के ग्राफ में नहीं दिखता। भारत की उद्योगी ताकत पर भी बात करना जरूरी है। 90 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। तब से लेकर अब तक विदेशी निवेश भारत में लगातार बढ़ा है। अब भारत 2025 की दूसरी तिमाही तक अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला देश बनने की राह पर है। इसका मतलब यह है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संभावनाएं बरकरार हैं। तो क्या राहुल गांधी की आशंका पूरी तरह निराधार है? शायद नहीं, चुनौतियां हैं। लाल फीताशाही, ग्राउंड लेवल पर बैंकिंग सपोर्ट की कमी और एमएसएमई सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की दिक्कतें अब भी बनी हुई हैं। मगर जिस तेजी से देश की आर्थिक गाड़ी दौड़ रही है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगने की आशंका कम दिखाई देती है। सरकार को चाहिए कि वो राहुल गांधी की आलोचना को महज विपक्ष का राजनीतिक हमला ना माने, बल्कि जिन सवालों में जनता की चिंता छुपी हो वहां जवाब के साथ समाधान भी पेश करे। और राहुल गांधी को भी अपने बयान के साथ ऐसे ठोस रिपोर्ट और उदाहरण सामने रखने होंगे जो केवल आरोप नहीं बल्कि भारत की जमीनी सच्चाई को उजागर करे। क्योंकि ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बहस उस भारत की है जो वैश्विक मंदी में भी उम्मीद का सूरज बनकर चमक रहा है और जिसमें हर नागरिक को जगह मिलनी चाहिए। नारे से लेकर नीतियों तक उन्हें और कैसे मजबूत किया जा सकता है। आइए एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, उनके तजुर्बे को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी। वो कहते हैं ना, जब अर्थव्यवस्था मुस्कुराती है तो नेता सेल्फी खिंचवाते हैं और जब किसान रोता है तो कोई दूसरा चैनल लगा दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चों पर बढ़त दिखाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, डिजिटल पेमेंट हो, मोबाइल की पहुंच हो या स्पेस में भारत की छलांग हो, हर फील्ड में विकास के झंडे गाड़े गए हैं। और हाँ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे इंटरनेशनल संस्थाएं भी कहती हैं, वाह मोदी जी वाह।
ग्रोथ तो है, लेकिन सवाल यह है कि ग्रोथ किसके लिए है। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमिक पावर हाउस है, दूसरी तरफ राहुल गांधी साहब ने संसद में किसानों की हालत पर सवाल उठाया है और सही भी किया, क्योंकि किसानों की हालत सिर्फ खेत में नहीं आंकड़ों में भी उजड़ रही है। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। देश की आधे से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है। खेतों में पसीना बहाकर अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन उसका अपना घर खाली का खाली है। कर्ज में डूबा किसान जब आत्महत्या करता है तब सिस्टम यह कहकर बच निकलता है कि सिस्टम ओवरलोड है, बाद में कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार का दावा यह है कि हालात सुधर रहे हैं। 2014-2015 में 2520 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कृषि उत्पाद था, जो अब 3500 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। यानी आंकड़ों में सब कुछ ठीक है, लेकिन किसान कह रहा है साहब खेत से रेट मिलता नहीं है और टीवी पे ग्राफ चढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने पीएम किसान योजना चलाई, 11 करोड़ किसानों के खातों में 3200 करोड़ ट्रांसफर हुए। मतलब हर किसान को साल भर में 6000 यानी रोज के हिसाब से 16.44 रुपए। इससे किसान 2 समय की चाय तो पी सकता है, लेकिन अगर बिस्कुट भी चाहिए तो अगला चुनाव जीतने दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, लेकिन कई किसानों को तो यह भी नहीं पता कि क्लेम कैसे करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी लाने की बात हुई, लेकिन कई इलाकों में किसान आज भी आसमान की तरफ देखकर बादलों से वोट नहीं बारिश मांगते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में लोन मिलता है, मगर बैंक में घुसते ही किसान को कहा जाता है कागज लाओ, गारंटी लाओ और किस्मत भी साथ लाओ। अब आते हैं असली मुद्दे पर, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एमएसपी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक गारंटी होनी चाहिए। सरकार कहती है हम खरीदते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई साहब आप गारंटी क्यों नहीं देते। आज धान का एमएसपी अगर 2300 रुपए है और बाजार में किसान को 1700 से 1800 मिल रहा है, तो सीधा नुकसान 500-600 रुपए प्रति क्विंटल का होता है। एक एकड़ में 20 क्विंटल धान निकलता है, मतलब एक किसान को 10,000 का सीधा घाटा होता है। अब जरा सोचिए कि ये 10,000 देश के लाखों किसानों के लिए 2-3 लाख करोड़ का कुल नुकसान बन जाता है। और फिर सरकार कहती है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। हाँ भाई बना रहे हैं, लेकिन किसानों के पैसे से। सच यह है कि किसानों के लिए बनी योजनाएं हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचते पहुंचते ये योजनाएं या तो थक जाती हैं या फॉर्म भरते भरते किसान, और ये विडंबना है। एक तरफ सरकार किसानों के नाम पर वोट मांगती है, दूसरी तरफ किसानों को ही सिस्टम में सबसे नीचे खड़ा करती है। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान मानधन योजना है, कुसुम योजना है, लेकिन इनमें से कितनी योजनाएं सच में किसानों की जिंदगी बदल रही हैं, इसका जवाब शायद वो खुद नहीं जानते जिनका नाम इन योजनाओं पर है। अंत में एक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो सबसे पहले किसानों को उनका हक दीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, बिचौलियों को हटाइए, मंडियों की व्यवस्था सुधारिए और सबसे जरूरी किसानों को सिर्फ वोट मत समझिए, क्योंकि जब अन्नदाता का दिल टूटता है तब देश का किचन खाली हो जाता है।